दोस्तों नमस्कार। चाणक्य का दांव उल्टा पड़ जाए तो बीजेपी क्या करे, और कर्नाटक को लेकर अगर दांव उल्टा पड़ गया तो फिर बीजेपी के सामने कौन सी मुश्किल खड़ी हो चली है। शायद चाणक्य को लेकर बीजेपी के भीतर कोई सोच भी नहीं सकता कि उनके अपने चाणक्य जो उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में अपने दांव के आसरे बीजेपी को जीत दिलाते हैं, उन्हीं का दांव कर्नाटक में उस वक्त उल्टा पड़ जाए जब कर्नाटक पर समूचे देश की नहीं बल्कि दुनिया की नजर है। और वजह बहुत साफ है। एक तरफ कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पे महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा विदेशी इन्वेस्टमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए वहां दस्तक देने को तैयार है। आईटी सेक्टर सबसे मजबूत कर्नाटक में ही है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अगर कर्नाटक बीजेपी गंवा देती है तो यह धारा उसके बाद तमाम राज्यों को घेरते चली जाएगी और 2024 तक बड़ा संकट मोदी के सामने मंडराने लगेगा। तो कर्नाटक शायद वह दरवाजा है, वो किस दिशा में दरवाजा खुलता है यह भी शायद बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में कोऑपरेटिव्स को लेकर दांव खेला गया, ऐसे में मिल्क फेडरेशन को लेकर दांव खेला गया, ऐसे में कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में किसानों की तादाद जो न सिर्फ सबसे ज्यादा है बल्कि कर्नाटक के विधानसभा के भीतर की 224 सीटों में से 154 सीट ग्रामीण कर्नाटक से आती है। और इसी ग्रामीण कर्नाटक में बीजेपी कमजोर है। यहां पर किसानों की बहुतायत है और किसानों को एक प्रयोग के तहत उस डेयरी इंडस्ट्री से जोड़ा गया जिसके आसरे कर्नाटक मिल्क फेडरेशन लगातार प्रोग्रेस करता चला गया और सही मायने में एग्रीकल्चर नहीं बल्कि रूरल कर्नाटक के भीतर सबसे बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर किसी की पहचान है तो वह मिल्क और डेयरी फेडरेशन की पहचान है। 55,000 करोड़ की इस इंडस्ट्री पर कब्जा करने की तैयारी थी, वोट बैंक को अपने साथ लेने की तैयारी थी, जहां पर बटा हुआ वोट बैंक साथ में आकर खड़ा हो जाए, या फिर इन सबसे इतर अमूल का कहीं ना कहीं गुजरात से निकालकर कर्नाटक के भीतर उसे लाने की तैयारी थी, क्योंकि कर्नाटक का अपना डेयरी प्रोडक्ट अमूल को न सिर्फ चुनौती देता है बल्कि कीमतों के लिहाज से भी अमूल इस देश में जितनी रुपए में बिकता है उसकी तुलना में नंदनी वहां का जो अपना ब्रांड है वह कम में बिकता है। 54 रुपए अमूल का टोंड दूध 1 लीटर का है और नंदनी दूध 1 लीटर 39 रुपए का है। अंतर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बात इससे राजनीतिक तौर पर आप समझ नहीं पाएंगे। समझना तो यह है कि दरअसल चाणक्य ने जो दांव चला उस दांव के पीछे की सोच क्या थी। इस देश के भीतर में कोऑपरेटिव पर जिसने भी कब्जा किया सत्ता उसके अनुकूल हो गई। गुजरात में अमित शाह उसकी पहचान माने जाते हैं। कोऑपरेटिव पर उन्हीं का कब्जा यानी बीजेपी का कब्जा। महाराष्ट्र के भीतर शरद पवार माने जाते हैं जो कि शुगर कोऑपरेटिव के साथ जुड़े रहे। लेकिन ध्यान दीजिए, जब कोऑपरेटिव मंत्री के तौर पर अमित शाह बन गए इस देश के मंत्री, तो फिर कोऑपरेटिव स्कैम में और कोई नहीं शरद पवार का परिवार ही फंसा। और ईडी की फाइल हो या सीबीआई की फाइल हो, वह शुगर मिल से जाकर जुड़ ही जाती है। और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव में कितने कच्चे दामों में और कितने सस्ते दामों में पवार से जुड़े हुए लोगों को शुगर मिल दिए, यह सारे दस्तावेज ईडी के पास हैं। लेकिन बात राजनीतिक तौर पर इससे आगे की है। हालांकि इस देश के भीतर में चाहे जिक्र मौजूदा वक्त में राजस्थान का कर लीजिए, मध्य प्रदेश का कर लीजिए, कोऑपरेटिव पर कब्जा बाखूबी बीजेपी ने किया है। और अगर बिहार जैसे राज्य का जिक्र कीजिएगा तो 90 के दशक तक बिहार के कोऑपरेटिव पर कांग्रेस का कब्जा था, उसकी सत्ता थी। और 90 के बाद लालू यादव इस बात को समझ गए। जनता दल ने अपने तो आरजेडी ने वहां पर कब्जे की शुरुआत की और उस शुरुआत के साथ सत्ता भी बनी, राजनीतिक तौर पर जमीन भी पुख्ता हुई, क्योंकि यह इंडस्ट्री पैसों के जरिए ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं रोजगार भी देती है। इसका अपना एक बिजनेस मॉडल है। राजनीतिक तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी को हर राज्य में कोऑपरेटिव से जुड़े लोगों की जरूरत होती है। लेकिन कर्नाटक में तो जब कर्नाटक मिल्क फेडरेशन पर कब्जा बीजेपी का, ऐसे वक्त में अमूल को लाने की सोच
जिस तरीके से 30 दिसंबर 2022 को अमित शाह ने रखी और ठीक 95 दिनों के बाद 5 अप्रैल 2023 को अमूल ने ट्वीट करके कहा अब हम आ रहे हैं, उसके बाद हड़कंप मच गया और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कर्नाटक के हैं वहां एक ही शब्द था, क्या गुजरात मॉडल यहां आ जाएगा। यह शब्द नहीं था तो भी वहां पर सिद्धारमैया हो या डीके शिव कुमार हो, इन्होंने अपने आप को उस दौर में नंदनी मिल के साथ ना सिर्फ खड़ा किया बल्कि अपने ब्रांड और कन्नड़ भाषा और कन्नड़ी संस्कृति को लेकर अमूल और गुजरात मॉडल को टक्कर देने के लिए आरोपों का जो सिलसिला और जो पोटली खोली, उसने वहां की सियासत और खास तौर से ग्रामीण गुजरात के भीतर और किसानों के बीच की परिस्थितियों को उबाल पैदा कर दिया। राजनीतिक तौर पर इसकी धड़कनें दिल्ली तक अभी सुनाई नहीं देगी, लेकिन जरा उन पन्नों को पहले आपके सामने खोल देते हैं। यह दांव क्यों चला गया और यह दांव उल्टा क्यों पड़ गया और चाणक्य इसमें अब आगे क्या करेंगे यह तो कोई नहीं जानता है। लेकिन इस दांव के आसरे जहां क्षेत्रीयता का जिक्र हो, जहां अपनी भाषा अपने ब्रांड का जिक्र हो, जहां अपनी संस्कृति और अपने मजदूरी का जिक्र हो, जहां अपने डेयरी प्रोडक्ट का जिक्र हो, वहां पर आकर बीजेपी मात खा जाएगी यह सोचा नहीं गया था, लेकिन चाणक्य ने मात खाई। अब इस सिलसिले को जरा पकड़ने की कोशिश कीजिए कि लगभग 16 जिले ऐसे हैं जहां पर नंदनी मिल फेडरेशन जो है, जो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन जिसके तहत नंदनी दूध वहां पर बिकती है, उसका प्रभाव है। वहां पर 16 जिलों में 4 जिले ऐसे हैं जहां पर बीजेपी कमजोर है, लेकिन इन 4 जिलों में सबसे ज्यादा डेयरी किसान जुड़े हुए हैं। उसमें मांड्या, उसमें मैसूर, उसमें राजनगर, उसमें कोलार। इन 4 जगहों पर अगर आप देखिएगा तो खास तौर से मांड्या की 7 सीटें, सभी 7 सीट जेडीएस के पास है। मैसूर की 11 सीटें, यहां की जेडीएस के पास 5 सीट है, कांग्रेस और बीजेपी के पास 3-3 सीट है। रामनगर में 4 सीट है, जेडीएस के पास 3 सीट है, कांग्रेस के पास 1 सीट है। कोलार की 6 सीट, यहां पर कांग्रेस के पास 4 सीट, जेडीएस के पास एक इंडिपेंडेंट, बीजेपी के पास 1 नहीं। यानी इन 4 जिलों की 28 सीटों में जेडीएस के पास 16 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 8 सीट है और बीजेपी के पास 3 सीट है। अगर आप 16 जिलों में घूमेंगे, जो प्रभावी है उसके दायरे में आने वाली 80 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 18-19 सीट है, बाकी सीट कांग्रेस और जेडीएस के पास पड़ी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या रूरल गुजरात के भीतर यह मैसेज बड़ा हो गया, जहां की 154 सीटें हैं और 154 सीटों में से लगभग 98-99 सीट पर बीजेपी चुनाव हारी हुई है। पिछली बार उसको ज्यादा शहरी वोट मिले थे और 70 शहरी में से 45 के लगभग वो जीत गई थी। तो क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें दांव तो चला गया अमूल को वहां लाने का, लेकिन वो दांव उल्टा तो नहीं पड़ गया, क्योंकि 26 लाख किसान परिवार वो वोट बैंक भी हैं और डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े भी हुए हैं, जो कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का हिस्सा है। तकरीबन 12,500 गांव। और आप कल्पना कीजिए कि इस वक्त जो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन है उसके अध्यक्ष जो हैं वह बीजेपी के विधायक हैं, बालचंद्र जराकी होली। यह दरअसल बेलगाम बेलागावी जो जिला है उसके अराभवी विधायकी की सीट है, वहां से वो जीत कर आए हैं। और बेलालगी में जो बेलगाम का जो जिला है उसकी 18 सीटों में से बीजेपी 10 सीटों पर जीती है, कांग्रेस 8 सीटों पर जीती हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या यह सोच समझकर चाल चली गई थी? क्योंकि 30 दिसंबर 2022 को जब अमित शाह वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक के सभी किसान भाई और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अमूल और नंदनी दोनों को मिला दिया उन्होंने, कि अमूल और नंदनी दोनों मिलकर गुजरात के हर गांव में प्राइमरी डेयरी खोलने की दिशा में काम करेंगे और 3 साल बाद कर्नाटक का एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राइमरी डेयरी ना हो। यानी ध्यान दीजिए, ठीक 95 दिनों के बाद, यानी 30 दिसंबर 2022 के बाद 5 अप्रैल 2023 को
अमूल एक ट्वीट करता है और कहता है कि जल्द ही कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्चिंग का ऐलान किया जाएगा, और उसमें जो ट्वीट के साथ फोटो थी उसमें लिखा था ताजा अराइविंग सून इन बेंगलुरु। अब यह सवाल था कि कर्नाटक में अमूल की तर्ज पर किसानों का बनाया हुआ कोऑपरेटिव ब्रांड नंदनी अगर चलता है तो उसका भविष्य क्या होगा। यह बात सामान्य तौर पर आई जाई हो सकती थी, लेकिन कर्नाटक के नेताओं ने इस नब्ज को पकड़ लिया कि देश का गृह मंत्री नहीं, कोऑपरेटिव मंत्री आकर अमूल की एंट्री कर्नाटक में कराना चाहता है। और नब्ज कुछ किस तरीके से पकड़ी गई जो पूरे ग्रामीण कर्नाटक के भीतर चलती चली गई, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिद्धारमैया 8 अप्रैल को जनता के बीच पहुंच गए। शिव कुमार जहां पर नंदनी दूध और दही बिकता है उन दुकानों में पहुंच गए और लगे बेचने उसको। लेकिन बात और संवाद दोनों के बीच एक अंतर होता है। एक तो दिखाई दे रहा था, सिद्धारमैया ने क्या कहा, वो कहा उन्होंने इस बात को कन्नड़ के लोगों की अस्मिता से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो हम कन्नड़ लोगों की सभी संपत्ति को बेच देंगे। हमारे बैंकों को बर्बाद करने के बाद वे अब हमारे किसानों के बनाए नंदनी दूध ब्रांड को खत्म करना चाहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव के देश के मंत्री अमित शाह, इस देश के कोऑपरेटिव बैंक मौजूदा वक्त में सबसे संकटपूर्ण स्थिति में है क्योंकि हर राज्य के भीतर कोऑपरेटिव बैंक पर वहां के पॉलिटिशियंस का कब्जा होता है और पॉलिटिशियंस बड़ा प्रभावी होता है। यह महाराष्ट्र की राजनीति में शुगर लॉबी के जरिए समझा जा सकता है, तो यह स्थिति राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब कर्नाटक के जरिए भी समझने की कोशिश हर कोई कर रहा है। शिव कुमार एक कदम और आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हमारी मिट्टी, पानी और दूध मजबूत है। हम अपने किसानों और दूध को बचाना चाहते हैं। हमारे पास नंदनी है जो अमूल से अच्छा ब्रांड है। हमें किसी अमूल की जरूरत नहीं है। मैसेज बहुत साफ था कि जो लाखों किसान यानी 26 लाख से ज्यादा किसान परिवार जो जुड़े हुए हैं मिल्क फेडरेशन कर्नाटक के, उनके सामने आने वाले वक्त में संकट हो जाएगा। इस संकट का जिक्र इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक डॉक्यूमेंट बताया गया वहां का कि ऐसे वक्त में इस चीजों का ऐलान हुआ जिस वक्त कर्नाटक के भीतर दूध का जो कलेक्शन हो रहा था वह कम हो गया था, क्योंकि लंपी रोग जो था उसने दूध उत्पादन जो प्रतिदिन 99 लाख लीटर होता था वो घटकर 71 लाख लीटर हो गया था। यूं भी सभी परेशान थे। तो ऐसे में उनके भीतर एक और सवाल आ गया, क्या वाकई जिस तरीके से बीजेपी अब घुसना चाहती है वो पुराना तौर तरीका नहीं है? क्योंकि इसके समानांतर एक और सवाल था कि महाराष्ट्र की सीमा जो कर्नाटक में लगती है, उन सीमावर्ती जिलों में महाराष्ट्र ने अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू कर दिया और वहां की सरकार कुछ नहीं कर पाई। कहा गया कि बम्बई सरकार तो दिल्ली के सामने नतमस्तक नहीं, बकायदा रिमोट से चलती है। तो जो प्रयोग महाराष्ट्र की बीजेपी सत्ता के जरिए किया गया उस पर कर्नाटक खामोश हो गया। और ध्यान दीजिए, तो कर्नाटक के भीतर आने वाली इंडस्ट्री को गुजरात इलेक्शन के समय गुजरात शिफ्ट किया गया। तो बीजेपी राजनीतिक तौर पर चीजों को प्रभावित कर रही है। इसका खुले तौर पर इजहार डीके शिव कुमार ने तमाम जगहों पर कर दिया कि ये कैसे चीजों को हड़प लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल जेडीएस का भी, वह भी खुलकर मैदान में आ गई और कुमार स्वामी ने तो यहां तक कहा कि केंद्र सरकार अमूल को पिछले दरवाजे से कर्नाटक में स्थापित करना चाहती है और अमूल के जरिए बीजेपी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन और किसानों का गला घोंट रही है। यानी कन्नड़ लोगों को अमूल के खिलाफ बगावत कर देनी चाहिए, यानी आवाज और तेज हो गई। मैसेज जो पूरे के पूरे जो रूरल कर्नाटक का इलाका है जहां की 154 विधानसभा की सीटें हैं, उनके भीतर बड़ी थिरकन होने लगी। क्या वाकई बीजेपी इस तरीके से किसानों के सामने संकट पैदा करेगी? और याद कीजिए, कर्नाटक के ही वो किसान थे तो दिल्ली पहुंचे थे जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त भी और उसके बाद भी नरमुंड लेकर पहुंचे थे, क्योंकि किसानों की मौत कर्नाटक में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के बाद हुई थी। उनकी खुदकुशी और उनकी कर्ज में डूबे के होने की वजह से मौत का जो सिलसिला था। तो कर्नाटक का किसान यूं ही परेशान, उस परेशानी के बीच चाणक्य का राजनीतिक दांव, कोऑपरेटिव दांव, उस कोऑपरेटिव दांव से जो धड़कने शुरू हुई,
राज्य सरकार के सामने मुश्किल ये कि जब कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के प्रेसिडेंट बीजेपी के एमएलए हैं और उन्होंने खामोशी बरत ली। वहां के एक मंत्री हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि देखिए हमने तो सब्सिडी दी है, कांग्रेस तो ये सब्सिडी भी नहीं देती है, तो हम तो इसको अनुकूल कर रहे हैं। यानी अमूल का जिक्र कहीं नहीं हुआ, सिर्फ नंदिनी को लेकर जिक्र शुरू हुआ। और वहां के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनका कहना था कि अमूल को लेकर कांग्रेस राजनीति करती है, लेकिन नंदिनी सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, पूरे देश का पॉपुलर ब्रांड है। और यह आपको जानना चाहिए कि अमूल इस देश के 28 राज्यों में है और नंदिनी सिर्फ 7 राज्यों में है। तो उन्होंने कहा देश का ब्रांड है, जिसको बनाने के लिए बार बार कर्नाटक मिल्क फेडरेशन काम कर रहा था, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाया। वो कहते हैं इसे सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रखना चाहिए, हम इसे दूसरे राज्यों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। पिछले 5 बरस से वो काम हो रहा था, चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं। इस ब्रांड के जरिए हमने ना सिर्फ दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया, बल्कि किसानों की कमाई को भी बढ़ाया। ऐसे में अमूल को लेकर विपक्ष के आरोप गलत है। कह तो दिया गया, लेकिन रूरल ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण कर्नाटक का हिस्सा है और जहां पर डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर वर्क होता है और जिस तरीके से 16 जिलों में काम होता है, उन जगहों की परिस्थिति को लेकर सबसे बड़ा सवाल पहली बार किसानों को लेकर सिर्फ डेयरी मिल्क का नहीं था, बल्कि वह चारा से भी जुड़ा हुआ है, जो चारा जानवरों को चाहिए। अब सवाल यह था कि उसमें जो नियुक्तियां होती हैं वो पॉलिटिकल नियुक्तियां होती हैं या फिर जिनका फेडरेशन पर कब्जा होता है वह नियुक्तियां करते हैं। और इसमें भाई भतीजावाद इतना ज्यादा फैला हुआ है, यह आपको हर राज्य में नजर आएगा। यह आपको अमूल के साथ भी नजर आएगा, यह आपको नंदिनी के साथ भी नजर आएगा, यह आपको राजस्थान में भी नजर आएगा, यह आपको गुजरात में भी नजर आएगा और यह आपको कर्नाटक में नजर भी आएगा। तो यह जो बिजनेस मॉडल में जो करप्शन का हिस्सा है, उसमें भागीदारी और दावेदारी दोनों जिस तरीके से चलती है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि ग्रामीण इलाकों में बड़ी तादाद में नवयुवक जो है वह इस कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है, जो काम करता है। और उसमें अगर अमूल की एंट्री हो रही है और एंट्री कराने वाले देश के कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, और सवाल यह है कि 55,000 करोड़ की इंडस्ट्री जो काम चल रही है, उसके मद्देनजर अगर आप सिर्फ नेटवर्थ के और टर्नओवर के हिसाब से भी समझे तो 19,000 करोड़ का टर्नओवर नंदिनी का है, जो कि 1974 में बनी। अमूल देश भर में है, लगभग 61,000 करोड़ का उसका टर्नओवर है। वह 28 राज्यों में है, ये 7 राज्यों में है। वहां पर आणंद मिल्क यूनियन काम करती है, यहां पे कर्नाटक मिल्क फेडरेशन काम करता है। यहां पर लगभग 12,500 गांव तक फैला हुआ है, यह पूरा का पूरा कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में। दूसरी तरफ गुजरात के भीतर 18,000 गांव में फैला हुआ है अमूल, और दूध जो कलेक्शन हर दिन होता है वह तकरीबन 2,63,00,000 लीटर अमूल करता है। जबकि दूसरी तरफ कर्नाटक के भीतर अभी जो एवरेज निकल के जो घट गया 91 लाख लीटर से घटकर प्रतिदिन जो है वो लगभग 71 लाख लीटर पर आया, लेकिन एक औसत मानिए तो ये लगभग 84-85 लाख लीटर के लगभग चल रहा है। सवाल इनके सामने सबसे बड़ा ये था कि दरअसल कर्नाटक के भीतर जो कीमत है वो सिर्फ 39 रुपए है, जबकि 54 रुपए प्रति लीटर अमूल की कीमत है। यानी कुछ सवाल पहली बार इस बात से जुड़ गए कि जो किसानों की स्थिति, जो डेयरी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, कर्नाटक के भीतर किसानों की स्थिति और बदतर तो नहीं हो जाएगी कंपटीशन के नाम पे, या दोनों को जब मिलाने का जिक्र हो रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर गांव-गांव में काम करेंगे, तो स्थिति और उस पर लगाम किसकी होगी राजनीतिक तौर पर। पहले कांग्रेस का कब्जा था उस फेडरेशन पर, फिर बीजेपी का कब्जा हो गया, और यह कोऑपरेटिव के भीतर यह लड़ाई चलती रहती है राजनीतिक तौर पर। और माना यह जाता है तकरीबन जो सबसे बड़ा वोट बैंक का जो हिस्सा है ग्रामीण कर्नाटक के भीतर, वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मौजूदा वक्त में नाराज चल रहा है कि जो नीतियां किसानों को लेकर, रिफॉर्म को लेकर बनाई गई, वह किसानों को अपने अनुकूल लगी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का जो दाव फेंका गया, ये मानकर फेंका गया कि जो वोकलिंगा और लिंगायत है, लिंगायत तो बीजेपी के साथ है, लेकिन वोकलिंगा जेडीएस और कांग्रेस के साथ है। तो जो बड़े किसान
वोकलिंगा से जुड़े हुए हैं, उनको अगर कुछ राहत और रियायत दी जाएगी अमूल के आने के बाद, या जो नहीं है उस दौड़ में उनको अगर साथ जोड़ लेंगे तो बीजेपी को एक झटके में लाभ हो जाएगा। आइडिया कुछ ऐसा ही था, क्योंकि वोकलिंगा और लिंगायत समुदाय की आबादी ज़्यादा है इन जगहों पर, जिन जिलों में, जो 16 जिलों का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर नंदनी डेयरी का पकड़ है वहां पर। अब यहां पर जो आखिरी सवाल सबसे बड़ा था, जो राजनीति गुजरात के भीतर कोऑपरेटिव के जरिए खेली गई, जो राजनीति महाराष्ट्र के भीतर खेली गई, शरद पवार से अब वो शिफ्ट धीरे धीरे बीजेपी कर रही है। अमित शाह कोऑपरेटिव मंत्री हैं तो बीजेपी को यह पाठ पढ़ाया जा रहा है क्यों यह महत्वपूर्ण है, और यह राजनीति राजस्थान मध्य प्रदेश में भी खेली गई। तो क्या यह कर्नाटक में इस बार के चुनाव में यह कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों की भर्ती होती है, हर संस्थान का एक अपना कैडर होता है, कैडर किसी राजनीतिक दल से ज्यादा मजबूत होता है उन क्षेत्रों में, और जो भी राजनेता वहां का होता है वो चाहता है कि वोट उसके साथ खड़ा हो जाए, तो सोसाइटी के जो बड़े पद पर होते हैं वो या तो राजनीति से बड़ी बार्गेनिंग करते हैं या राजनीतिक दलों से जुड़कर ही उस पद पर काबिज होते हैं। कर्नाटक के भीतर यह राजनीति का हिस्सा पॉलिटिकल पार्टी से जुड़कर पहले नहीं होता था, लेकिन इस दौर में जब कोऑपरेटिव पर खास ध्यान गया, क्योंकि लगभग 6 लाख करोड़ के नेटवर्थ का भी तो सवाल है देश भर के भीतर में, जहां पर पैसा पड़ा हुआ है उसका भी एक सवाल है, तो ये राजनीतिक दल अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कोऑपरेटिव और उसमें खास तौर से मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट जो था उसको लेकर जुड़ने की यह शुरुआत और यह लड़ाई एक लिहाज से बड़ी हो गई। क्या यह कर्नाटक की राजनीति का नया मोड़ है? क्या यह कर्नाटक के भीतर किसानों के साथ जो खेती करते थे और जो डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े हुए थे उनके भीतर पहली बार राजनीतिक तौर पर यह सवाल उभर गया है? और जो बड़ी इंडस्ट्री थी जिस पर पॉलिटिकल पार्टीज ने हर जगह कब्जा किया है, तो क्या इस इंडस्ट्री पर भी कब्जा करने की दृष्टि से इस परिस्थिति को पैदा किया गया, या फिर यह मानकर चला गया कि दरअसल गुजरात मॉडल ही इस देश का मॉडल है, उसको कर्नाटक की राजनीति में लाकर प्रभावित करना होगा? लेकिन ध्यान दीजिए, कांग्रेस ने सीधे सीधे कन्नड़ और कर्नाटक की संस्कृति और उसकी जमीन से इस पूरे मुद्दे को जोड़कर एक अस्मिता का सवाल बना दिया कि देखिए, संकट आपकी अपनी उस जमीन पर है जहां आप काम करते हैं और पसीना बहाकर पेट भरते हैं। राजनीति के भीतर जो चाल, जो दांव चाणक्य ने चला, अगर वो इस रूप में उल्टा पड़ गया चाहे, और इसका असर अगर वोटिंग के दिन तक होगा, तो सोचिए परिणाम क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।